फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2023 में आई मूवी लव स्टोरीज 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में 4 स्टोरी हैं। पहली स्टोरी होती है वेदा और अर्जुन की, जो पिछले 3 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और दोनों की फैमिली भी काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानती होती है। दोनों की फैमिली डिस्कस कर रही होती है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट है। दोनों को चाइनीज खाना पसंद है और साथ ही दोनों को ट्रैकिंग करना भी बहुत पसंद है। दोनों की फैमिली का कहना होता है कि दोनों की पसंद एक दूसरे से इतनी मिलती है कि उनकी मैरिड लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेदा और अर्जुन भी इस शादी से बहुत खुश होते हैं, इसलिए फैमिली वाले उनकी शादी जल्द से जल्द करवाने की सोचते हैं। तभी वहाँ वेदा की दादी आती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम दोनों ने सेक्स किया है। दादी के ये कहने पर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो दादी को चुप रहने को कहते हैं, पर दादी का कहना होता है कि जब हम गाड़ी लेने जाते हैं तो लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, तो फिर ये तो शादी है, पूरी जिंदगी का सवाल है। नूडल्स और ट्रैकिंग करने से कुछ नहीं होगा। दोनों के 36 गुण मिले या न मिले, पर इनकी सेक्स लाइफ अच्छी होनी चाहिए। वेदा और अर्जुन बाहर खड़े होकर बहुत हंसते हैं, तो वही उनकी फैमिली वाले टेंशन में आ जाते हैं। अब रात में वेदा दादी के पास जाती है और पूछती है कि उन्होंने ऐसी बात क्यों कही। तो दादी कहती है कि जनरली लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, जबकि एक मैरिड लाइफ के लिए ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। शादी के बाद उन दोनों को ये पता चले कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है तो क्या होगा, दोनों ही घुट घुट कर जिएंगे या डिवोर्स ले लेंगे। इसलिए अच्छा है कि वो दोनों पहले ही सब ट्राई कर लें। वेदा दादी से पूछती है कि उनकी तो शादी अरेंज थी, तो फिर वो इतनी फॉरवर्ड कैसे हैं। तब दादी कहती है कि शादी तो घर वालों के लिए अरेंज थी, उन्होंने तो दादाजी के साथ ये सब कुछ खेतों में बहुत बार ट्राई किया था। आगे कहती हैं कि उन दोनों की सेक्स लाइफ इतनी बढ़िया थी कि आज अगर दादाजी जिंदा होते तो इस कमरे की कुंडी अभी बंद होती। वेदा ये सुनकर शर्माते हुए वहां से चली जाती है। दादी की बातें सुनकर वेदा और अर्जुन डिसाइड करते हैं कि शादी से पहले वो लोग एक बार ट्राई जरूर करेंगे। एक दिन दोनों फेयरवेल पार्टी का बहाना बनाकर एक होटल जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। वेदा के पापा दादी पर गुस्सा करते हैं कि उन्होंने अर्जुन के पेरेंट्स के सामने ऐसी बात की, लेकिन दादी कहती हैं कि उनके बेटे की शादी के समय भी उन्हें ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उन दोनों की सेक्सुअल लाइफ कितनी अच्छी है। दादी अपने बेटे से कहती हैं कि उसकी उम्र 52 है और उसकी पत्नी की 48, पर फिर भी दोनों साथ नहीं सोते। दादी कहती हैं कि सिर्फ बच्चे पैदा करने से सब कुछ नहीं होता। वो नहीं चाहती हैं कि वेदा और अर्जुन की भी मैरिड लाइफ इन दोनों की तरह नीरस हो। दादी ये कहकर वहां से चली जाती हैं, पर वेदा के मम्मी पापा सोच में पड़ जाते हैं। सुबह जब वेदा आती है तो दादी उससे उसका एक्सपीरियंस पूछती है। वेदा कहती है कि सब ठीक था, पर फर्स्ट टाइम था तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो पाई। दादी कहती है कि ये बात अर्जुन को पता है या नहीं। वेदा कहती है कि उसने अर्जुन को पता चलने नहीं दिया, लेकिन दादी का कहना होता है कि तब तो अर्जुन को बिल्कुल पता होना चाहिए कि तू उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई। अगर पता नहीं चला तो वो जिंदगी भर खुद को ब्लेम करेगा कि वो अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहा है। इसके बाद वेदा और अर्जुन कई बार होटल्स में जाते हैं। अब तक वेदा और अर्जुन को समझ आ गया था कि दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल हैं। दोनों ये बात दादी को बताते हैं, तो दादी उनसे कहती है कि एक दूसरे को सेक्स के प्रति एडिक्ट बना लो, तुम दोनों को कई चीज़ें दूर खींचेंगी, पर अगर ये अच्छा होगा तो कभी दूर नहीं जाओगे। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों के हनीमून के लिए दादी खुद उनका बेड सजाती है और यहीं पर पहली स्टोरी खत्म हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी होती है इशिता नाम की लेडी की, जो माइग्रेन होने के कारण घर जल्दी आ रही होती है। रास्ते में उसकी सहेली का फोन आता है, जो बताती है कि उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, पर इशिता सर में दर्द होने की वजह से उससे ज़्यादा बात नहीं करती। इशिता जैसे ही घर में एंटर होती है तो वो अपनी काम वाली बाई सीमा को अपने बेड पर देखती है, जो किसी के साथ सेक्स कर रही होती है। ये देख के इशिता डर जाती है और फिर से डोर लॉक करके बाहर आ जाती है। जिसके बाद इशिता अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर ये बात बताती है। इशिता की फ्रेंड का कहना होता है कि उसे सीमा को फ़ौरन काम से बाहर निकाल देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो आदमी और सीमा दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इशिता घर में अकेली रहती है और सीमा उसके सारे काम करती है। इशिता सीमा से बात करना चाहती होती है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। अब रात में इशिता उसी बेड पर सोती है और वही सब कुछ इमेजिन करती है। अगले दिन इशिता फिर से उसी टाइम पर ऑफिस से घर आती है और अपनी काम वाली बाई को उसी आदमी के साथ सेक्स करते देखती है और फिर खुद भी इंजॉय करती है। एक्चुअली में इशिता के घर में गेट के एंट्रेंस में ही एक मिरर लगा होता है, जहाँ से बेड का नज़ारा बिल्कुल क्लियर दिखता होता है। अब ऐसे ही इशिता रोज उसी टाइम पर आती है और खुद को
प्लेजर करती है और उनके जाने से पहले घर के बाहर निकल जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सीमा जिसके साथ सेक्स करती है वो उसका पति है। दरअसल सीमा का घर छोटा होता है, उसकी फैमिली बड़ी, इसलिए वो दोनों इशिता के घर इंटीमेट होते हैं। एक दिन ऐसे ही इशिता जब आती है तो देखती है कि आज सीमा बेड पर नहीं है। सीमा को भी इशिता के आने के बारे में पता चल जाता है और ये भी कि वो कैसे आकर छुपती है। सीमा समझ जाती है कि इशिता रोज ऐसे ही आकर छुपती होगी, फिर अपने पति को आने से मना करने के लिए फोन करती है, पर तब तक उसका पति आ जाता है। सीमा को पता होता है कि इशिता उन्हें देख रही है, पर फिर भी वो सेक्स करती है। अब ऐसे ही कई दिन यूं ही ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन इशिता जब उन्हें देख रही होती है तो छिपकली को देख के उसके मुंह से आवाज निकल जाती है। सीमा उसके पति को पता चल जाता है कि इशिता उन्हें देख रही थी। इशिता पकड़ी गई थी, इसलिए वो उन दोनों पर चिल्लाती है कि वो दोनों उसके घर और बेड पर ये सब क्यों कर रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई। सीमा का पति इशिता से माफी मांगता है, पर सीमा उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। मैं जानती हूँ कि आप कई दिनों से चोरी छुपे हमें देखती आ रही हैं और इसमें आपको भी मजा आता है। पर इशिता और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीमा को काम से निकाल देती है। इशिता कहती है कि वो कहीं भी सीमा को काम नहीं करने देगी, तो सीमा भी कहती है कि वो भी उसकी सच्चाई पूरे सोसाइटी में फैला देगी। सीमा के जाने के बाद इशिता को भी नई काम वाली बाई मिल जाती है, तो वहीं सीमा को दूसरे घर में काम मिल जाता है, पर फिर भी दोनों परेशान होते हैं। एक दिन सीमा का पति उससे पूछता है कि तुम्हें जब पता था कि इशिता हमें सेक्स करते देखती है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर सीमा कुछ नहीं कहती। फिर उसका पति पूछता है कि क्या उसे देख के मजा आता था, तो सीमा कहती है हाँ। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों की मुलाकात एक सब्जी वाले ठेले के पास होती है। दोनों ही एक दूसरे से शर्मिंदा होते हैं क्योंकि गलती दोनों को ही होती है। फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। सीमा फिर से इशिता के यहाँ काम करना चाहती होती है, तो इशिता भी मान जाती है और घर की चाबी दे देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि तीनों का फिर से वही शुरू हो गया और यहीं पर दूसरी स्टोरी खत्म हो जाती है। तीसरी स्टोरी एक विजय नाम के लड़के से होती है जो एक लड़की से मिलने जा रहा होता है, पर तभी उसके ऑफिस से फोन आता है कि उसकी कंपनी में अर्जेंट एक मीटिंग रखी गई है। असल में ये कंपनी उसके ससुर की होती है और विजय सीईओ होता है। विजय अपनी पत्नी अंकिता को फोन कर गुस्सा करता है कि उसके पापा बिना उससे पूछे अर्जेंट मीटिंग कैसे रख सकते हैं, तो अंकिता कहती है कि ये बात उन्हीं से पूछे। विजय उस दूसरी लड़की से कहता है कि वो आज उससे मिलने नहीं आ पाएगा, जिसके बाद वो विजय को सिड्यूस करने लगती है। उसको देखने के चक्कर में विजय का एक्सीडेंट हो जाता है। विजय तो ठीक होता है, पर गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। विजय इधर उधर गैराज ढूंढने लगता है, तब उसे एक साइकिल वाला मिलता है जिससे लिफ्ट लेके वो गैराज की दुकान पहुंच जाता है। मैकेनिक पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसके पास गाड़ी के पुर्जे नहीं होते, तो विजय कहता है कि किसी तरह वो उसकी गाड़ी स्टार्ट कर दे। फिर विजय एक कैफे जाता है जहाँ पास में उसे एक कम्युनिटी सेंटर मिलता है। अंदर जाने पर विजय देखता है कि रेड साड़ी पहने एक लेडी कुछ सीनियर सिटीजन को डांस करना सिखा रही है। इस लेडी का नाम शांति होता है और विजय उसे पहचान जाता है। एक्चुअली में शांति विजय की पहली पत्नी होती है जो 10 साल पहले अचानक गायब हो गई थी और विजय को लगा कि वो मर गई। शांति विजय से कहती है कि वो उसे भूल जाए। तभी वहाँ इंदर नाम का इंस्पेक्टर आता है जो उसे शांति को परेशान करता देखता है, तो वो विजय से जल्द चले जाने को कहता है, पर विजय उससे डरता नहीं। इंदर के जाने के बाद विजय शांति के पीछे उसके घर के अंदर आ जाता है। विजय शांति को देख उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर शांति उसे खुद से दूर कर देती है। शांति के कपड़े विजय के कॉफी गिराने से खराब हो जाते हैं, तो वो कपड़े चेंज करने अंदर चली जाती है। विजय उसे चोरी छुपे देखता है। शांति के बाहर आने के बाद विजय फिर से उससे पूछता है कि 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि वो वापस नहीं आई। शांति बताती है कि वो एक नर्सिंग होम गई थी जहाँ एक कपल ने उससे हेल्प मांगी थी। लेडी प्रेग्नेंट थी, इसलिए शांति उसकी हेल्प करने कार में बैठ गई, पर उसके बाद क्या हुआ ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं, और जब उसे होश आया तो वो यहाँ पर थी। आगे बताती है कि वो वापस इसलिए नहीं आई क्योंकि वहाँ उसे कोई मारना चाहता था। विजय ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि कोई शांति को क्यों मरना चाहेगा। फिर विजय कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पर अब शांति को उसके साथ वापस चलना चाहिए। इस पर शांति विजय से पूछती है कि उसने शादी वादी की या नहीं। विजय कहता है कि हाँ, उसने अंकिता से शादी की और उसके 2 बच्चे भी हैं। यहाँ पता चलता है कि शांति अंकिता को पहले से ही जानती होती है। एक्चुअली में विजय और अंकिता ने एक साथ कंपनी ज्वाइन की थी और तीनों अच्छे दोस्त थे। शांति के जाने के बाद अंकिता ने विजय को संभाला और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। अब अंकिता के पिता का बिजनेस वही संभालता है।
शांति विजय के लिए खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था। विजय शांति से कहता है कि उसे अब उसके साथ चलना चाहिए। अंकिता उसे देख के खुश होगी। इस पर शांति कहती है कि उसे लगता है कि अंकिता ने ही उसकी जान लेने की कोशिश की थी क्योंकि वो विजय से हमेशा से प्यार करती थी। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 10 साल पहले अंकिता ने जब पार्टी रखी थी उस दिन शांति को ये पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने वो प्रेगनेंसी किट वहीं वॉशरूम में छोड़ दी थी, जिसके बाद अंकिता गई थी और शायद उसने वो किट देख ली, जिससे उसे पता चल गया था कि शांति प्रेग्नेंट है। अंकिता जानती थी कि बच्चा होने के बाद विजय शांति को कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने उन कपल्स को पैसे देकर शांति को मरवाना चाहा। विजय ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। विजय कहता है कि अगर अंकिता ने ये किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। विजय के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर वो शांति से सॉरी कहता है। शांति कहती है कि पिछली बार जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था तब वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तब विजय किट का नाम लेते हुए कहता है कि तुम चाहो तो चेक कर लो, प्रेग्नेंट नहीं होगी। किट का नाम सुनकर शांति शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने वो किट अपनी सहेली से विदेश से मंगवाई थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। शांति अब समझ जाती है कि उसके मर्डर का प्लान विजय ने ही बनाया था, वही उसे मारना चाहता था। एक्चुअली में उसे अंकिता के पिता की कंपनी चाहिए थी और शांति इसके बीच आ रही थी। खुद की पोल खुलते ही विजय फिर से शांति को मार डालता है। तभी वहां इंस्पेक्टर इंदर आ जाता है, जिससे बचने के लिए विजय पीछे के दरवाजे से भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि कुछ लोग उसकी बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं। एक्चुअली में विजय का जब एक्सीडेंट हुआ था तभी वो मर गया था। तभी वहां शांति का भूत आता है जो उस पर हंसता है, जिसका मतलब है कि शांति ने भूत बनकर अपना बदला ले लिया। यहाँ पर तीसरी स्टोरी खत्म होती है। अब चौथी और लास्ट स्टोरी एक गांव के जमींदार से शुरू होती है, जिसे सब राजा साहब कहकर बुलाते होते हैं। राजा साहब की बात करें तो उनकी गांव से थोड़ी दूर एक हवेली होती है, जहां वो अपनी पत्नी चंदा और बेटे के साथ रहते हैं। राजा साहब और उनकी पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते। आए दिन राजा साहब चंदा को मारते पीटते और जोर जबरदस्ती करते थे। राजा साहब के पास अब राजा जैसी इतनी पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी खुद को पावरफुल समझते हैं। आए दिन शराब के नशे में धुत रहते हैं, इसलिए चंदा अपने बेटे को इंग्लैंड भेजना चाहती होती है। वो जानती थी कि यहाँ पर उसका कुछ नहीं होगा, पर उनका बेटा अपने पिता की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि राजा साहब गांव की हर औरत पर गंदी नज़र डालते थे। और फिर उसके जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा? उसके पिता उसे इंग्लैंड जाने के लिए पैसे भी नहीं देंगे, लेकिन चंदा उसे समझाती है कि उसके जाने के बाद वो भी उसके पीछे आ जाएगी और कहती है कि वो पैसों की टेंशन ना ले, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर चंदा एक कोठे वाली औरत को फ़ोन करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चंदा भी पहले उसी कोठे में रहती थी। फिर राजा साहब ने उससे शादी कर ली और वो इस महल में आ गई। कोठे वाली औरत बताती है कि वहाँ एक छोटी उम्र की लड़की को बीमारी लग गई है। ये लोग एड्स की बात कर रहे होते हैं। चंदा उनसे एक हेल्प मांगती है। अब हेल्प क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अब अगले दिन हवेली में एक नई नौकरानी दिखती है। उसका नाम रेखा होता है। वो बहुत खूबसूरत होती है। राजा साहब उसे देख के लट्टू हो जाते हैं और अब उन्हें हर हाल में रेखा चाहिए होती है, इसलिए राजा साहब कोई ना कोई बहाना बना के उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। एक दिन राजा साहब रेखा से अपने पाँव दबाते हुए कहते हैं कि अगर उसे इस हवेली में रहना है और यहाँ की चीज़ें चाहिए तो उसे उनका सारा काम करना होगा, और फिर उसे कपड़े उतारने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ राजा का बेटा आ जाता है। वो सब देख लेता है। एक्चुअली में वो राजा को बुलाने आया था, क्योंकि कोई राजा साहब से मिलने आया होता है। अब उसी रात चंदा बेड पर डरी सहमी राजा का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो मुस्कुराते हुए उस कमरे के पास आती है जहाँ से आवाजें आ रही थी। ये आवाज रेखा की होती है, जो राजा साहब के साथ इंटीमेट हो रही होती है। अब यहाँ पता चलता है कि आखिर चंदा ने उस औरत से क्या हेल्प मांगी थी। रेखा कोठे वाली वही लड़की थी जिसे एड्स हुआ था, और चंदा ने जानबूझकर उसे अपने यहाँ काम पर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि राजा साहब उसे देखेंगे तो उसके करीब जरूर जाएंगे, जिससे उसे भी ये बीमारी लग जाएगी, उसका काम तमाम हो जाएगा। चंदा ये सोचकर खुश हो ही रही होती है कि तभी पीछे से राजा साहब शराब पीते हुए आते हैं। ये देख चंदा शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि अंदर रेखा के साथ उसका बेटा है, और यहीं पर लास्ट स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की 4 लास्ट स्टोरीज। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।